ये आकाशवाणी है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से राज्यसभा सांसद अमरा राम। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद, जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि नीतियां बनते हैं, जहां फैसले सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियों पर असर डालते हैं। 28 जनवरी 2026 से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा सत्र जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसी सत्र में पेश होगा देश का आम बजट। आज का भारत उम्मीदों से भरा है और आम बजट से लोगों की भी उम्मीदें बहुत है। लेकिन बजट के साथ साथ ये सत्र कई महत्वपूर्ण विधेयकों का भी गवाह बनेगा। इनमें विद्युत संशोधन विधेयक, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल और बीज विधेयक 2026 शामिल हैं। कानूनों में सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता, आर्थिक ढांचे को मजबूती और सामाजिक सरोकारों से जुड़े बिल जो आने वाले वर्षों की बुनियाद रख सकते हैं। सरकार का कहना है कि ये विधेयक सुधारों की रफ्तार को तेज करेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को और मजबूत करेंगे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही अहम है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछने की तैयारी में है, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय और नीतियों के जमीनी असर को लेकर। संसद में बहस होगी तीखी, तर्क होंगे प्रखर और लोकतंत्र की आवाज गूंजेगी हर बेंच से। इन्हीं सवालों और संभावनाओं के बीच आकाशवाणी प्रस्तुत कर रहा है विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे, जहां अलग अलग विचारधाराओं के प्रतिनिधि देश के सबसे बड़े मंच की तैयारी पर रखेंगे अपनी बात। संसद के समक्ष मुद्दे में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस से आलोक शर्मा, आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार और सीपीआई-एम से अमरा राम। सबसे पहले सत्तारूढ़ दल से आए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से ये समझने की कोशिश करते हैं, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में एक तरफ जहां लोगों की आकांक्षाएं होती हैं सरकार से, बजट से, दूसरी तरफ सरकार जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ और फिस्कल अनुशासन को बनाए रखने पर किस तरीके से ध्यान देने वाली है और साथ ही साथ कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है सत्तारूढ़ दल के लिए बजट का सत्र। देखिए, जिस तरह से वैश्विक परिदृश्य अभी चल रहा है तो बजट सेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे जो टैरिफ वगैरह के जो चैलेंजेस हैं ट्रेड के, वो सारे इस समय उनको टैकल करना भी एक महत्वपूर्ण रहता है और बजट उन सारी प्रक्रियाओं को आत्मसात करके काम करता है। और यह विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके लिए भी एक रोड मैप, विजन भी लेके आएगा और साथ में कंटिन्यूटी की भी बात है। पिछले 11 बजट ऑलरेडी पेश कर चुके हैं मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, तो कंटिन्यूटी पिछले 11 बजट में जो आए हैं उनके आगे के एजेंडा प्लस विकसित भारत का विजन और साथ में ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, इन सब को समावेश करके यह बजट सेशन आगे चलेगा। और कुछ महत्वपूर्ण बिल भी हैं जो कि आने वाले समय के लिए दीर्घगामी उनका परिणाम होने वाला, उन बिल्स का भी एक महत्वपूर्ण चर्चा के रूप में इस बजट में हम प्रावधान देखेंगे। आलोक जी, बजट सत्र है, करोड़ों लोगों की उम्मीदें बजट पर टिकी होती है और संसद का नया सत्र भी शुरू हो रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस की क्या रणनीति होने वाली है? किस तरह की सोच के साथ आप इस सत्र में जा रहे हैं? बजट से पार्टी को क्या उम्मीद है और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बिल और विधेयक सरकार ला रही है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर हमेशा से संसद में अपना पक्ष रखती आई है। जिस तरह से संसद में तमाम विधेयक आए और उन पर तमाम चर्चाएं हुई, कांग्रेस ने हमेशा से अपने सकारात्मक सुझाव भी दिए। बजट सत्र है तो खास तौर पर पूरा फोकस बजट के ऊपर ही रहेगा। बजट एक वित्तीय बिल है, फाइनेंशियल बिल है, लोकसभा में प्रेजेंट होगा, उसके बाद राज्यसभा में चर्चा होगी। बजट से इस देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं बची हैं। अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या फ्रेमवर्क है, आज तक इस
सरकार नहीं बता पाई है। जिस तरह से आज रुपए की तुलना में डॉलर गिरता चला जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लगातार जो परसेंटेज है जीडीपी में वो गिरता चला जा रहा है, जिस तरह से एग्रीकल्चर में किसानों का सुसाइड रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम पर इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। जिस तरह से आज गरीब और अमीर की खाई बढ़ती चली जा रही है, इसी से जुड़े हुए तमाम मुद्दे ऐसे रहेंगे जिनको कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर उठाएगी। इनकम टैक्स की रिबेट के मामले में अभी भी तमाम तरह के कंफ्यूजन्स हैं। फिजिकल डेफिसिट जिसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं और बजटीय घाटा दोनों लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बजट में घोषणाएं तो बहुत हो जाती हैं, बजट में इतना परसेंट इस मद को चला गया, इतना एजुकेशन को चला गया, इतना हेल्थ को चला गया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसका खर्चा कुछ भी नहीं हो पाता है। और जिस तरह से जीएसटी आने के बाद से राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है, मुझे लगता है कि राज्यों के विकास में सबसे बड़ा जो बाधा बन गई है, उनके जो अपने शेयर हैं जीएसटी के, सीएसटी के, वो ही नहीं मिल पा रहे हैं। अभी आपने 2-3 बिलों का और नाम लिया, विद्युत के बारे में संशोधन बिल आप लेकर आना चाहते हैं, उस बिल जब प्रेजेंट होगा तो उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी एक्ट के मामले में भी जिस तरह के पहले एक्ट आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक जो बड़ा निवेशक है, बड़ा जो खिलाड़ी है, उसको कहीं ना कहीं फायदा मिला है और यही कारण है कि बैंकों का लगातार एनपीए बढ़ता चला गया है। तो कांग्रेस पार्टी इस बिल को भी आने के बाद कौन कौन से प्रावधान हैं इसके अंदर, बीज विधेयक में खास तौर पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि टर्मिनेटर बीज और तमाम तरह की पहले भी इश्यूज आते रहे हैं। बीजों के मामले में हमारी क्या अपनी पॉलिसी है, हम किस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को क्या हम इंपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी न्यूजीलैंड के साथ और यूके के साथ हुआ है और 27 तारीख को यूरोपियन यूनियन के साथ होने जा रहा है, तो उसमें क्या कोई इस तरह के प्रावधान तो नहीं है कि सरकार इसको उन प्रावधानों को लागू करने के लिए इस तरह का बिल लेकर आने चाहती हो। और सबसे बड़ी बात जो रहेगी वो इस देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी समाप्त हो गई है। पॉल्यूशन, एनसीआर 2-2 महीने तक सांस नहीं ले पा रहा है। एसआईआर, वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह से पूरा देश समझ गया कि किस तरह से वोट चोरी से सरकारें बनाई जा रही हैं। आज दर्जनों लोग इंदौर में मारे गए। जगह जगह जो नेगेटिव घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो बालासोर की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, पुलवामा हो, पहलगांव हो, ये सरकार अकाउंटेबिलिटी कब लेगी? मुझे लगता है ये तमाम मुद्दे ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर जोरदार बहस विपक्ष करना चाहेगा। अनमोल जी, आप आम आदमी पार्टी का नेतृत्व पेश कर रहे हैं। जब से आप राजनीति में आए हैं, आपका ऐसा मानना है आपकी पार्टी का कि केंद्र सरकार का जो बजट है वो आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। किस तरह की रणनीति रहेगी इन विषयों को सरकार के सामने उठाने का? 12 साल हो गए सरकार को 12वां बजट पेश करने जा रहे हैं। आज आप लोगों के बीच में जाइए और उनसे पूछिए कि भाई 12 साल की सरकार के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या महंगाई कम हुई? नहीं। क्या बेरोजगारी बढ़ रही है? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज देश में। क्या लोगों को 70 साल आजादी के बाद और 12 साल की इस डबल, ट्रिपल, 4 इंजन सरकार के बाद क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक हुई? क्या सरकारी अस्पताल में गरीब आदमी को इलाज मिल पा रहा है? आज हम साफ हवा में सांस नहीं ले पा रहे। आज जहरीली हवा होने के बावजूद सरकार के पास इतना समय नहीं है कि वो प्रदूषण पे चर्चा कर सके। साफ पानी नहीं मिल रहा लोगों को। ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। साफ हवा और साफ पानी तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 हमें अधिकार देता है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए। देश की राजधानी आज लॉ एंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल है। 5 इंजन सरकार है दिल्ली में, उसके बावजूद लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तो सरकार भले ही कह दे कि जी हम बहुत बड़ा बजट लेके आए हैं, हम पहले से बेहतर बजट लेके आए हैं, ये बताइए कि लोगों के जीवन पे क्या असर हुआ? आप कहते हैं कि जी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हम। आप शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केवल मात्र 2% एलोकेट करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा 105वां स्थान है। विश्व खुशहाली इंडेक्स में हमारा 126वां स्थान है। 35.5% बच्चे जो हैं वो 5 साल से कम की उम्र के जो हैं वो कुपोषित हैं। 85 करोड़ लोगों को आप जो है 5 किलो राशन दे रहे हो। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है। और आपसे सवाल पूछे तो आप ये कहते हो कि विपक्ष संसद नहीं चलने देना चाहता। आप लोग संसद नहीं चलने देना चाहते। सीपीआई से अमरा राम भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी पार्टी हमेशा आरोप लगाती है कि जो बजट पेश कर रही है भाजपा सरकार, वो कॉरपोरेट हितों को ध्यान में रखकर पेश किया जा रहा है। किस तरीके से आप इस सत्र में अपनी पार्टी के एजेंडे को रखने की सोच रहे हैं? ये बात सही है कि इस 12वां साल पूरा हो रहा है और 12वां साल का बजट
देश की सरकार रख रही है भारतीय जनता पार्टी की। और इससे 12 साल में आप देखिए, जनसंख्या आज भी खेती पे निर्भर है, उनकी दयनीय स्थिति जो संकट है और गहरा से गहरा होता जा रहा है। और आज जिस तरह से बजट केवल और केवल मतलब 12 साल के बाद भी आज शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ा पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। इंदौर में अभी दूषित पानी पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जिस तरह से अशोभनीय भाषा का उपयोग करते हैं, न किसान की शुद्ध है, न गरीब की शुद्ध है, न जवान की शुद्ध है। और पहली बार देश में जनसंख्या बढ़ रही है, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है और स्कूलें बंद हो रही हैं। इसलिए आज जो बिजली विधेयक, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बिजली पैदा से लेके बांटने तक इस विधेयक के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बिल लेके आ रही है। क्योंकि स्मार्ट मीटर पूरे देश में लगा करके जिसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया, उसके लिए पैसा है, गरीब के लिए पैसा नहीं है, रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, करोड़ों आज भी सरकारी पद खाली हैं। और शिक्षा, चिकित्सा, हर विभाग में 2 तरह के कर्मचारी हैं, एक परमानेंट कर्मचारी है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या संविदा पे या भत्ते पे है। ट्रंप के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान की हमले का सवाल हो, वो कहते हैं हमने इसका सिट डाउन कराने का काम किया है, युद्ध और विराम का काम किया है। लेकिन अभी भी 5 या 15% से 25%, 50% और अभी 500% की धमकी दे रहा है। और हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का देश आज की तारीख में है, सबसे बड़ा समृद्ध की बात करते हैं। लेकिन आज जिस तरह की हालत, देश की कुछ बड़ी कंपनियां मालामाल होने से देश मालामाल नहीं होता। देश के न रोजगार की व्यवस्था है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है। और सबको जिस तरह से शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से केवल अमीरों के लिए, अभी जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, इस देश के ग्रामीण इलाके की जनता को सबसे बड़ा एक रोजगार का अधिकार देश की संसद ने दिया था, उसको तहस नहस करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये मैं समझता हूं आज जिस तरह के दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग से रोजगार छीना जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, जिस संविधान ने ऐसी दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग को समाज में शैक्षिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनको बराबर लाने के जितने प्रावधान किए गए थे, उन सबको समाप्त करने का काम लगातार 12 साल में भारतीय जनता पार्टी की शासन कर रही है। तो निश्चित रूप से इन तमाम मुद्दे जो सड़क पे लड़ रहे हैं, तमाम मजदूरों के संघर्ष से बने हुए मजदूरों के कानूनों को समाप्त करके 1 अप्रैल से मजदूर संहिताएं लागू करने का कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हो। इस मनरेगा का जो काम का अधिकार था उसको छीनने का काम किया है, उसका सवाल हो। बिल्कुल, आप पर दोबारा लौटेंगे। गोपाल जी, आप बिल की आप चर्चा कर रहे हैं, विद्युत संशोधन विधेयक की भी बात चल रही है जो इस सत्र में लाया जा सकता है, साथ ही साथ बीज विधेयक 2026 की भी चर्चा है। इन विधेयकों पर विस्तार से थोड़ा बताएं और साथ ही साथ जो विपक्ष हैं, आलोक जी कह रहे हैं, अपराराम जी कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत कुछ जन आकांक्षाओं का ध्यान नहीं रखा है। अभी आरोप लगा रहे थे कि आपने मनरेगा जैसी स्कीम में छेड़छाड़ की, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने पूरी दुनिया में कहा कि उन्होंने मध्यस्थता की, इस पर सरकार ने संसद में जवाब नहीं दिया। तो क्या लगता है कि विपक्ष के शोर शराबे से कैसे निपटेंगे आप? नहीं, देखिए, विपक्ष पिछले सेशन में भी इसी तरह की बातें करते जा रहे हैं और वह इस तरह की प्रक्रिया को रोकने का भी सरकार ने काफी प्रयास किया। और अभी जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के श्री बिरला जी ने भी एक नई अटेंडेंस की पॉलिसी के रूप में भी कहा। और लेकिन जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं वो पिछले सेशन को लेकर अगर हैं, चाहे जी राम जी बिल को लेकर वो पिछले सेशन में पास हो चुका है। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने ट्रंप के जो क्लेम्स हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर विस्तार से, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी ने भी सब विषय पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। फिर भी अगर अपोजिशन अमेरिका या विदेशी नेताओं की बात को मानना चाहता है तो यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी रहेगा। लेकिन हम फॉरवर्ड लुकिंग इस सेशन को मानते हैं और उसमें जैसे आपने भी 2-3 बिल के और भी 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। 1 इलेक्शन 1 नेशन वाला बहुत ही दूरगामी परिणाम वाला बिल है जो स्टैंडिंग कमेटी को चला गया था। जो उच्च शिक्षा के ऊपर भी एक जो अधिष्ठान वाला बिल है वह भी स्टैंडिंग कमेटी को चला गया था। आईबीसी बहुत महत्वपूर्ण है, आईबीसी अमेंडमेंट बिल है जिसके कारण जो
आर्थिक जगत में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेके आए थे 2016 के अंदर, उसके अंदर भी कुछ और अमेंडमेंट जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स, जेन नेक्स्ट रिफॉर्म्स के अंतर्गत काफी बदलाव सरकार करने में सफल हुई थी। उसी तरह आईबीसी में भी कुछ बदलाव करने वाला बिल भी है। और साथ में फाइनेंशियल मार्केट, अगर आप देखें तो कैपिटल हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। तो उसमें कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के रिफॉर्म्स के अंदर जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो रेगुलेटर्स है, सेबी को लेके, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत, इन सब बिलों को समावेश करके एक नया सिक्योरिटी मार्केट कोड की भी बात करें तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी मार्केट कोड, आईबीसी अमेंडमेंट जो है, उच्च शिक्षा के ऊपर जो नया अमेंडमेंट बिल है, उन चीजों के ऊपर सरकार का ज्यादा फोकस रहेगा। और बजट सेशन अपने आप में आर्थिक विषय को ही ज्यादा लेता है, तो बजट के ऊपर भी जो बजट के प्रावधान होंगे उन पे भी ज्यादा चर्चा होगी। तो इस बार का फोकस तो मुझे लगता है इकोनॉमिक इश्यूज पे ही ज्यादा रहने वाला है। और कुछ पेंडिंग अगर अपोजिशन के कुछ प्रश्न हैं, सवाल हैं, तो वो चर्चा के रूप में ला सकते हैं। लेकिन गवर्नेंस जो पार्लियामेंट का मेन इश्यू रहता है बिल पास करने का, उसके ऊपर फोकस हमारा तो इस बार रहने वाला है। आलोक जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार कहती है कि 2047 का भारत विकसित भारत बनेगा, एक पूरी दुनिया में नजीर बनेगा। दूसरी तरफ सरकार ये भी कह रही है कि पिछले 2014 के बाद से विदेश नीति इतनी मजबूत हुई है कि विदेशों में भारत की साख बढ़ी है। कांग्रेस का ये कहना है कि संसदीय चर्चा के सीमित समय होने के कारण आप ठीक ढंग से मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं। इस सत्र में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, मुझे लगता है 2047 में क्या होगा ये सबसे बड़ा जुमला है। हालत यह है कि 2022 के जितने टारगेट थे, क्या वो पूरे हुए? क्या किसान की आय दुगनी हुई? वो अच्छे दिन का जो वादा था, क्या अच्छे दिन आए? क्या 2022 तक हर घर में जल, जल में नल, उनका क्या हाल है भाई? आज हालत ये है कि आप कहते हैं साहब विश्व गुरु हो जाएगा, 2047 में ये हो जाएगा। मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूं, जिस देश में 2014 के बाद 30 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए हो, मैं रिपीट करता हूं कि 30 लाख के करीब पासपोर्ट भारतीयों ने सरेंडर कर दिए। मोदी जी तो कहते थे ना, अमेरिका वाले लोग यहां पर वीजा के लिए लाइन लगाएंगे। 50 लोग विदेशों से अपना पासपोर्ट सरेंडर करके यहां नहीं आए। अब बात करते हैं विदेश नीति की। विदेश नीति की हालत यह है कि 70 के करीब बार ट्रंप जो है हमारे देश की सरकार को चुनौती दे चुका है। वो कहता है कि सीज फायर मैंने कराया। आज जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो पूरे विश्व ने देखा। हमारी फौजें पूरी तरह से लड़ रही थी, मार रही थी। क्या मजबूरी थी कि 2 दिन के अंदर ही आपको यहां पर सीज फायर करना पड़ा? क्या मजबूरी है आज कि आज जिस तरह से बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चीन हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, पूरा पड़ोसी जो मुल्कों का एक पूरा समूह है वो आपके पूरी तरह से खिलाफ खड़ा है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, आप देखते रह गए। जिस तरह से आज पाकिस्तान और अमेरिका साझा सैन्य, जिस तरह से कार्यक्रम उनके चल रहे हैं, अभ्यास हो रहे हैं, युद्धाभ्यास, पहली बार हुआ है मोदी जी के आने के बाद कि रशिया और पाकिस्तान की सेनाओं ने साझा युद्धाभ्यास किया है। तो फॉरेन पॉलिसी के नाम पर कि अमेरिका से हथकड़ियां और बेड़ियां लगकर हमारे जो नागरिक थे वो अमेरिका ने भेजे और ये सरकार देखती रह गई। आज पूरा पड़ोस आपसे दूर हो गया। नेपाल जैसा छोटा सा देश हमारे भूभाग को अपने नक्शे में दिखाता है और हमारी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठती है। ये 2047 में ये हो जाएगा। अरे भाई, स्कूल तो आप बंद कर रहे हो। आप पहले 2014 में पहली वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटी में से 5 यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की, आज एक भी नहीं है। एआई में हम चाइना से लगभग 10 से 15 साल पिछड़ चुके हैं। आज हालत यह है कि केवल जुमलों की सरकार चल रही है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, सोशल पॉलिसी हो। केवल और केवल डिवाइड एंड रूल का जो एक फार्मूला अंग्रेजों से सीखा था वही चल रहा है। केवल संसद में चर्चा होती है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और रिजल्ट क्या आता है सरकार की पॉलिसीज का, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। अनमोल जी, आपसे ये समझना चाहेंगे आम आदमी के नजरिए से कि आपकी पार्टी की अपनी रणनीति है, आप अपनी तरह से मुद्दे उठाएंगे, लेकिन ज्यादातर संसद के सत्र में शोर शराबा होता है, फिर सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है। क्या विपक्ष ऐसी रणनीतियां बना रहा है जो क्रिएटिव भी हों और यूटिलिटी से भी भरी हों और उसका कुछ सार्थक परिणाम भी निकल कर आए? देखिए, विपक्ष की तो एक नीति है कि देश की जनता की आवाज उठाई जाए, उनके असली मुद्दे उठाए जाएं। ऐसी सरकार के सामने
जिसके ना इरादे हैं, ना नीयत है, ना इच्छा है इस देश के लिए कुछ करने की। और देश की जनता ने तो अपना मत बिल्कुल साफ कर दिया था लोकसभा में, जब इन्हें बहुमत में आने नहीं दिया था, जब इन्हें 240 सीट दी थी, जब ये लोग कहते थे जी हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे। फिर इन्हें लगा कि भाई साहब जनता तो वोट करेगी नहीं, क्योंकि 12 साल से आप बड़े बड़े वादे ही कर रहे हो। जब आप जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए तो जनता कैसे विश्वास कर ले? आपका जो ये शो सुन रहा है, जो ऑटो ड्राइवर है, वो सोचता होगा यार घर के बच्चों की फीस देनी है, माता पिता के अस्पताल में जो खर्चा होगा वो देना है, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। विदेश नीति की बात इस सरकार से अगर कोई सवाल पूछे तो ये बिल्कुल चर्चा नहीं करेगी। बांग्लादेश हमें आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश कह रहा है जी हम भारत में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अमेरिका जो है, उनके राष्ट्रपति 50 बार ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो मध्यस्थता थी वो उन्होंने कराई, वो भी इस वजह से कि वो हमारे से ट्रेड बंद कर देंगे इंडिया और पाकिस्तान से। आज तक प्रदेश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। स्किल इंडिया के नाम पे इन्होंने कहा हम लोगों को रोजगार देंगे। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में। आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे, आज लोगों का जीवन व्यापन मुश्किल हो गया। आप एक आम आदमी के नजरिए से सोचिए, हम पूंजीपति नहीं हैं, हम आम आदमी हैं, हमारे खर्चे होते हैं, हमारी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें अपने माँ बाप का इलाज कराना है, कहां से पैसा लाएं? ये सरकार की हर बजट में टैक्स बढ़ा देते हैं, ये तरीके ढूंढते हैं किस तरह से लोगों से जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जाए। सुविधाओं के नाम पे बताइए ना क्या दिया आपने? पूरा नॉर्थ इंडिया ग्रसित है प्रदूषण से, इस सरकार के पास समय नहीं है प्रदूषण पे बहस करने का। बिल्कुल, क्या उम्मीद की जाए इस सरकार से? अमरा राम जी, इन सब के अलावा और सीपीआई किस तरह के मुद्दे उठा रही है? चूंकि आपका बहुत बार ये भी मुद्दा रहा है कि बजट में राज्यों की हिस्सेदारी कम होती जा रही है, इस बार और एजेंडे में क्या क्या है आपके? ऐसा है कि राज्यों पे बर्डन जीएसटी लगने के बाद जो हिस्सा है विरोधी दलों की, जो भी राज्य सरकारें हैं, उनको समय पे नहीं दिया जाता। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है रोजगार की आवश्यकता है, किसान को भाव की आवश्यकता है। आप अंदाजा कीजिए, राजस्थान देश में सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करता है। एमएसपी घोषित है 2775 रुपया, और 1 कुंटल 12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के किसान का नहीं खरीदा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता रखता हो। मतलब आप अंदाजा कीजिए, अकेली जो एमएसपी जिन फसलों की घोषित है उनके नीचे बाजार में बेचने से इस 12 साल में इस देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये सरकार किस तरह से उन बड़े बड़े कंपनियों की पक्षधर है, जो कॉर्पोरेट टैक्स 30% था उसको 20% करने का काम किया। और मोदी जी आए जब पेट्रोल और डीजल पे 3 रुपया पर लीटर टैक्स था केंद्र सरकार का, आज वो 33 रुपया है। गोपाल जी, आलोक जी आप पर आरोप लगा रहे हैं और अब अमरा राम जी का भी ये आरोप है कि पिछले 1 दशक में विदेश नीति इतनी खराब रही है कि नेपाल जैसा छोटा देश भी भारत से आंखें तरेर रहा है। बांग्लादेश यहां तक कह चुका है कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएंगे। इन आरोपों को आप आगामी संसद के सत्र में कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, ये जो विदेश में कुछ देशों का जो एक्शन है वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, बट यह कंट्रोल में रहता है कि आप किस तरह उनसे डील करते हैं या रिएक्ट करते हैं। आज अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के कई डोमिनेटिंग कंट्रीज का प्रेशर अगर देखें भारत पे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन प्रेशर को पूरी तरह से नकार दिया है और अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम किया है। चाहे यूके, यूक्रेन और रशिया वॉर के मध्य में भारत के राष्ट्रीय हित को देख लें, या इवन ईरान से ऑयल इंपोर्ट की बात को देख लें, तो भारत के नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हुए विदेश नीति महत्वपूर्ण है। एक तरीका है कि आप कॉम्प्रोमाइज करके गुडी बातें करके उनके साथ अच्छी मीठी मीठी बातें करो और इंटरनली आप देश के हित को कॉम्प्रोमाइज कर दो। वह बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं है और मजबूती से भारत के हित के लिए वो बोलते हैं, काम करते हैं। और इसीलिए आज ग्लोबल लेवल पे भारत की एक अलग पहचान बनी है। यूरोपियन यूनियन जिस तरह से हमारे साथ है, जर्मनी है, यूके है, और भी ग्लोबल कंट्रीज आज भारत की ओर लीडरशिप के रूप में, अफ्रीका को देख लीजिए, साउथ एशियन कंट्रीज को देख लीजिए, वो भारत को लीडरशिप के रूप में देखते हैं। तो यह एक तरीके से सफल विदेश नीति का परिणाम है। भारत को आप कहां पोजीशन करते हैं,
नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करते हुए ग्लोबल प्रेशर को आप किसी तरह दबाव में ना आके हमारी विदेश नीति चलती है। गोपाल जी, आप भाजपा के प्रवक्ता के साथ साथ आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं और बजट की बात हो रही है, आर्थिक पहलुओं की बात हो रही है। देश की जनता जानना चाहती है कि क्या टैक्स में कोई राहत मिलने वाला है या फिर बजट इस तरीके से पेश किया जाएगा कि ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता मिलेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कई वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह से सरकार ने किया, लगभग 10 लाख करोड़ का हर साल इन्वेस्टमेंट सरकार गति शक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से कर रही है। ग्रामीण सड़क योजना है, जो नेशनल हाईवे है, ब्रिजेस है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, सागरमाला के रूप में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर सरकार काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके दो महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ लिविंग भी है, और साथ में वो डिमांड भी क्रिएट करता है, बाकी इंडस्ट्री के लिए भी डिमांड भी क्रिएट करता है। अगर हर बार 10 लाख 11 लाख करोड़ का सरकार अगर एक्सपेंडिचर कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो मार्केट में वो स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बिजनेस को ईज करने का काम तो करती है। तो वो एक कंटिन्यूड एफर्ट सरकार का रहने वाला है और उसको मुझे लगता है कि इस साल भी कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय जो हमारे ध्यान में आता है, वो जो ग्लोबल लेवल पे जो चैलेंजेस आ रहे हैं ट्रेड टैरिफ के कारण, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, उसमें खासकर एमएसएमई सेक्टर को। तो इस बजट में उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि बहुत फोकस रहने वाला। उनकी क्रेडिट एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके जो सप्लाई चेन के इंटीग्रेशन की बात है, कस्टम ड्यूटीज हैं, तो ये सारी चीजें आम जनता को ही राहत देती है। टैक्स बेनिफिट की जहां तक आपने बात की है, जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स के अंदर ड्रास्टिकली सरकार इनडायरेक्ट टैक्स कम कर चुकी है। जब 2016 में जीएसटी आया था, तब ये जो कमेटी थी, अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि एवरेज जो टैक्स है, रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में, वो 15% के करीब होगा। अभी सरकार एवरेज जो जीएसटी के अंदर टैक्स है वो 10% से भी नीचे लाने में सफल रही है, और साथ में टैक्स की जो कंप्लायंस है वो भी बढ़ी है। और जो इंडिविजुअल टैक्स है वो 12 लाख तक की एग्जम्पशन ऑलरेडी सरकार नील टैक्स के रूप में इंडिविजुअल को राहत दे चुकी है। कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 25% के रेट पे हमारी सरकार ला चुकी है। तो जैसे मैंने कहा कि बजट के 11 साल के प्रावधानों को लेके और विकसित भारत को इंटीग्रेट करते हुए जो एरियाज और आवश्यक है जिनके अंदर, उसके अंदर सरकार काम करने वाली है। जी, कार्यक्रम में अब समय नहीं है, मैं 30 सेकंड का पॉजिटिव रिमार्क्स लेना चाहूंगा कि कांग्रेस की क्या पॉजिटिव उम्मीद है इस सत्र से। अब हमारी अपेक्षाएं हैं इस सदन में कि मनरेगा बिल जो पिछले सदन में पास किया है उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। बजट इस तरह का आए कि जिसके अंदर जो रुपए की कीमत लगातार गिर रही है वो स्टेबल हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, रोजगार सृजन किस तरह से हो सरकार उस पर सोचे, महंगाई कम हो, और टैक्स का जो पूरा बोझ लादा है सरकार ने वो किस तरह से सरकार कम करेगी, ऐसी हम एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में उम्मीद करते हैं। अनमोल जी, बहुत संक्षेप में आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हमारी तो यही दरखास्त है सरकार से कि अब इस देश के आम आदमी के बारे में भी सोचिए। जरा सोचिए उस गरीब आदमी के बारे में जिसे आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, आज उसकी तादाद 90 करोड़ पहुंच चुकी। उन लोगों को बेहतर सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पे काम करिए। और अगर आपके पास वो क्षमता नहीं है तो हमने करके दिखाया है, हमने पंजाब में करके दिखाया है, हमने दिल्ली में करके दिखाया था। आप हमारे नेता से पूछिए, वो आपको बताएंगे किस तरह से ये संभव हो सकता है। गोपाल जी, आप बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में रैप अप करिए कि इस संसद के सत्र में सरकार का फोकस किन 5 पहलुओं पर होने वाला है। देखिए, यह बजट सेशन है और विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, मोदी जी ने जो लिया हुआ है, उस विकसित भारत का विजन लेके, रोड मैप लेके, आर्थिक रूप से भारत को संपन्न बनाने के लिए, आर्थिक रूप से ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के रूप में स्टैब्लिश करने की तरफ हमारा पूरी तरह से लक्ष्य रहेगा। और उससे रिलेटेड, आर्थिक पहलू से रिलेटेड बजट में तो प्रावधान आने ही वाले हैं, बट जैसे मैंने बताया, आईबीसी और जो विभिन्न जो सिक्योरिटीज मार्केट वाले बिल हैं, या जो आर्थिक और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में हम इस सेशन को और इस बार के लक्ष्य को देखते हैं। गोपाल जी आपका, आलोक जी आपका, अनमोल पवार आपका और अमरा राम आपका।
आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से राज्यसभा सांसद अमरा राम। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी सुन सकते हैं।